हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। लेक्चर नंबर है अपना केमिकल काइनेटिक्स। और लेक्चर कौन सा है बेटा? लेक्चर 31। ठीक है, लेक्चर 31। इस लेक्चर को हम लोग पढ़ लेते हैं। आज हम लोग एक नई तरह की रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं एडवांस काइनेटिक्स में। दो रिएक्शंस तो हम पहले कर चुके हैं, एक तो पैरेलल रिएक्शंस और एक रिवर्सिबल रिएक्शन। आज एक नई तरह की रिएक्शंस पढ़ेंगे जिन्हें हम बोलते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शंस। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा सिक्वेंशियल रिएक्शंस। ठीक है, तो सिक्वेंशियल रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। और कैसी कौन सी रिएक्शंस होती हैं ये? जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, ए से बन रहा है बेटा बी और बी से बन रहा है सी। इन्हीं रिएक्शंस को मैं क्या बोलता हूँ बेटा? सिक्वेंशियल रिएक्शन बोल रहा हूँ। कि भाई पहले तो जो है कि क्या बन रहा है, पहले ए से बी बन रहा है और जैसे ही बी बना वो किस में टूट गया? सी में टूट गया। तो इन रिएक्शंस को सिक्वेंशियल रिएक्शंस हम लोग बोलते हैं। ठीक, ओके। अब यहाँ पर ये दोनों जो रिएक्शंस हैं मैं सिर्फ पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा फर्स्ट ऑर्डर की। और ये दोनों की दोनों रिएक्शन जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही हैं। पहली रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K1, दूसरी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K2। ठीक है, दोनों रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर की हैं, यही पूछा जाएगा क्योंकि जो एडवांस काइनेटिक्स में हमने तीनों तरह की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, पैरेलल, रिवर्सिबल और सिक्वेंशियल, तीनों की तीनों फर्स्ट ऑर्डर ही हमने पढ़ी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा बेटा? क्वेश्चन होगा कि भाई, क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन वही होगा कि ए की कंसंट्रेशन टी टाइम पर कितनी होगी, बी की कंसंट्रेशन टी टाइम पर कितनी होगी, सी की कंसंट्रेशन टी टाइम पर कितनी होगी, एंड सो ऑन। यही सारी बातें हम लोगों करनी होंगी। ठीक है, ए और बी और सी की कंसंट्रेशन टी टाइम पर कितनी होगी। थोड़ा इसमें एडवांस मैथमेटिक्स यूज होगी, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे जो शायद हो सकता है अभी नहीं पढ़ी हो। वैसे मैथ्स में तुम जब इंटीग्रेशन पूरा चैप्टर टॉपिक अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो वहां पढ़ भी लोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एटी निकाल लेता हूं बेटा। सबसे पहले मेरा काम है एटी निकालना, ए की कंसंट्रेशन टी टाइम पर निकालना। और वो काम सबसे आसान भी है। एटी बराबर ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के वन इंटू टी। ये फॉर्मूला आ गया, एटी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के वन इंटू टी। ए की कंसंट्रेशन अगर टी टाइम पर निकालनी है तो वो ए नॉट ई के माइनस के वन इंटू टी होगी। बेटा यही होगा। क्यों होगा क्या? कि भाई बी आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है टी टाइम पर, उसका फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? वो यही होता है, एटी इज इक्वल टू ए नॉट ई के माइनस के टी होता है। तो वही लिख दिया है मैंने। ठीक है, ये चाहे बी आगे जाए या ना जाए हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, ए की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि हो फर्क किस पे पड़ेगा? बी की कंसंट्रेशन पे। क्यों? क्योंकि बी बन भी रहा है, फर्क पड़ेगा बी की कंसंट्रेशन, क्योंकि बी बन भी रहा है और बी टूट भी रहा है। ठीक है, सिर्फ दिक्कत किस में आएगी? बी की कंसंट्रेशन में। ए की कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं आएगा, वो तो पहले भी टूट रहा था अब भी टूट रहा है। उसके बाद बी का क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो एटी तो ये आ गया। दूसरी बात, बी की कंसंट्रेशन निकालनी है और सी की कंसंट्रेशन निकालनी है। वो निकालने से पहले मैं एक बात लिख देता हूं यहां पर। अगर मान लिया ए की जो कंसंट्रेशन है स्टार्टिंग में कितनी है बेटा? ए नॉट, बाद में हो गई ए नॉट माइनस एक्स, तो बी कितना बन जाएगा? एक्स। लेकिन एक्स थोड़ी रहेगा, एक्स टूटेगा भी तो सही। तो एक्स माइनस वाई, तो फिर सी कितना बन जाएगा? वाई। ठीक है, ए नॉट माइनस एक्स हुआ, ये एक्स बन गया। ये क्या बन गया? एक्स बन गया। एक्स वाई, ये और टूट गया बी, वाई टूटा तो सी वाई बन गया। अब इन तीनों को जोड़ोगे कि टी टाइम पर तीनों की कंसंट्रेशन देखोगे तो वो क्या आ रही होगी? तीनों की कंसंट्रेशन अगर दे रखोगे तो होगी ए नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई। किसके इक्वल आ जाएगी बेटा? ये एक्स से एक्स गया, वाई से वाई गया, किसके इक्वल आ जाएगी? ए नॉट के इक्वल। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा यहाँ से? मैं लिख सकता हूँ ए की कंसंट्रेशन टी टाइम पर प्लस बी की कंसंट्रेशन टी टाइम पर प्लस सी की कंसंट्रेशन टी टाइम पर किसके इक्वल आ रही होगी बेटा? वो आ रही होगी ए नॉट के इक्वल। ए की कंसंट्रेशन टी टाइम पर प्लस बी की कंसंट्रेशन टी टाइम पर प्लस सी की कंसंट्रेशन टी टाइम पर, तीनों मिला के किसके इक्वल आएगा बेटा? ए नॉट के इक्वल आएगा। तो मैंने सिर्फ क्या निकाल दिया बेटा? पहले एटी तो निकाल लिया, एटी तो ये रहा। ठीक है, अब इन दोनों में से ए नॉट पता होगा ही होगा, तो या तो बी टी निकल जाए या सी टी निकल जाए। क्या निकल जाएगा? ए टी निकल चुका है। इन दोनों में से एक फाइंड आउट करना है, या बी टी या सी टी। तो अब मेरा काम होगा ये बी टी फाइंड आउट करना। अब मैं निकालना चाहूंगा बीटी, और उसी में थोड़ी सी एडवांस मैथमेटिक्स यूज होगी। ठीक है, तो वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बी की कंसंट्रेशन कितनी आ रही होगी। तो बेटा मैं यहां पर लिख रहा हूं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। बी के बनने का रेट इज इक्वल टू डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू, बी के बनने का रेट मतलब डीबी बाई डी टी। बी के बनने का रेट, अब बी के बनने का रेट, बी कहां बन रहा है? यहां से बन रहा है। बताओ, ए से जब बी बन रहा है तो इस बी के बनने का रेट किसी कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट पे, मतलब ए की कंसंट्रेशन पे, मतलब K1, मतलब K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर वन। ठीक है ना बेटा?
बी के बनने का रेट जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ए की कंसंट्रेशन पे, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। तो ये आ गया K1 वन इंटू ए की कंसंट्रेशन पावर 1। लेकिन बेटा सिर्फ बी बन नहीं रहा है, बी खत्म भी हो रहा है, किसमें, सी में जा रहा है। तो बी सिर्फ बन नहीं रहा है, बी बन तो इस रेट से रहा है लेकिन बी घट भी रहा है इस रेट से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस रेट को माइनस करना पड़ेगा, माइनस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1। dB by dt is equal to K1 into A minus K2 into B की पावर 1। ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B हो जाएगा। ठीक है, dB by dt is equal to K1 into A minus K2 into B। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना बेटा, चलो ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ से, dB by dt, मैं वापस लिख रहा हूँ बेटा एक बार, dB by dt is equal to K1 into concentration of A की पावर 1 minus K2 into concentration of B की पावर 1। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इस K2B को इधर ले आते हैं, तो dB by dt प्लस K2 इंटू बी इज इक्वल टू K1 इंटू ए की पावर 1 प्लस K2 इंटू बी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन आई है ना, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना है। dB by dt मतलब चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। ये पढ़ा है हमें ना। मैथ्स में जब तुम पढ़ोगे तो एक इक्वेशन पढ़ोगे जिसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, दैट इज dy by dx प्लस y इंटू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू सम अदर फंक्शन ऑफ x। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, dy by dx प्लस y इंटू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू सम अदर फंक्शन ऑफ x। अब इन दोनों इक्वेशंस को, इसको और इसको देखोगे तो ये दोनों एक जैसी इक्वेशन ही दिख रही हैं। ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, लेकिन जब इस इक्वेशन को देखोगे ना तो ये भी इस जैसी ही इक्वेशन है। इसका मतलब ये इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हमारे लिए जो y है ये किसके इक्वल हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ b के इक्वल हो गया। y तो हो गया कंसंट्रेशन ऑफ b के इक्वल, और ये जो x हो गया अपने लिए वो इक्वल हो गया t के। यहाँ पर y तो रिजेंबल कर रहा है किसको, y तो रिजेंबल कर रहा है फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ b को, और ये x रिजेंबल कर रहा है टाइम को। ठीक है, y तो कंसंट्रेशन ऑफ b को रिजेंबल कर रहा है और x टाइम को रिजेंबल कर रहा है। ठीक, चलो अब इस इक्वेशन को बेटा, और y देखो dy by dx तो ये हो गया, dv by dt, y क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो y तो हो गया कंसंट्रेशन ऑफ बी, और फंक्शन ऑफ x क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x हो गया K2। y तो हो गया dB by dt और फंक्शन ऑफ x हो गया K2, मतलब K2 एक फंक्शन है x का जो कांस्टेंट फंक्शन होगा, और q ऑफ x क्या हो गया K1 इंटू ए। q ऑफ x क्या टाइम है, x क्या है टाइम, तो बेटा टाइम का ही तो फंक्शन है ये K1 इंटू ए जो है, ये जो a की कंसंट्रेशन है वो किसका फंक्शन है, टाइम का ही फंक्शन तो है। तो ठीक है, तो बढ़ जाते हैं हम आगे। तो ये हो गया अपना, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक फैक्टर निकालते हैं जिसे बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला जाता है, वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx, ये इंटीग्रेशन फैक्टर होता है। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ, जब इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो उसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला जाता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx। और हमारा p ऑफ x क्या है, y तो था कंसंट्रेशन ऑफ b और p ऑफ x था K2। तो क्या हो जाएगा अपने लिए, ये हो जाएगा अपना e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ K2 dx मतलब dt, x अपना टाइम था ना, तो e की पावर K2t, K2 इंटू dt। K2 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, e की पावर K2 इंटू t के इक्वल आ जाएगा। ये अपना इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा e की पावर K2 इंटू t। फिर अगला स्टेप क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो भी सारे टर्म्स आते हैं उन सारे टर्म्स को इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी सारे टर्म्स आते हैं उनको इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सारे सबको इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन तुम्हें दिख रही है, इक्वेशन ये रही। अब इस इक्वेशन में सारे टर्म्स को क्या कर दिया जाए, e की पावर K2t से मल्टीप्लाई कर दो, कर देते हैं चलो। तो क्या हो जाएगा, e की पावर K2 इंटू टी इंटू dB by dt प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू e की पावर K2 इंटू t इज इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू e की पावर K2 इंटू t। ठीक है, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू e की पावर K2 इंटू t। अब थोड़ा बेटा ध्यान से अगर देखोगे, ये जो इक्वेशन तुम्हें दिख रही है, ये जो इक्वेशन तुम्हें दिख रही है, ये इक्वेशन है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू टाइम।
इसको अगर तुम ध्यान से देखो, इस पूरे इक्वेशन को, ये इसका डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ बी भी टाइम का फंक्शन है, ई की पावर के टू टी भी टाइम का फंक्शन है। बेटा जब दो टाइम के फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हो, पता है ना, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट यानी कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, के टू इंटू ई की पावर के टू टी, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड फंक्शन ई की पावर के टू टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डी बी बाई डी टी। तो ये जो है पूरा का पूरा वो इसका डिफरेंशिएशन है, इज इक्वल टू कितना, के वन इज इक्वल टू कितना, के वन इंटू ई की पावर के टू टी इंटू, और बेटा ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो तो मैं निकाल ही चुका हूं ना पहले, क्या थी, ए नॉट ई की पावर माइनस के वन इंटू टी। मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी, ए नॉट ई के माइनस के वन इंटू टी। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा दोनों तरफ इंटीग्रेशन, दोनों तरफ क्या, इंटीग्रेशन। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो इसे ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, ये तो क्या हो जाएगा, पहले डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन, फिर तो क्या बन के निकलेगा, डिफरेंशिएशन भी कर रहे हो इंटीग्रेशन भी कर रहे हो, फिर तो यही बन के निकल जाएगा ना, डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन, तो यही आएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू ई की पावर के टू टी इज इक्वल टू के वन इंटू ए नॉट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे, के वन इंटू ए नॉट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया, इंटू ई की पावर के टू माइनस के वन इंटू टी, के टू माइनस के वन इंटू टी। ठीक है, लिमिट्स लगा देंगे 0 से t तक, तो कंसंट्रेशन ऑफ b क्या आ जाएगा, इंटू ई की पावर के टू टी इज इक्वल टू के वन इंटू ए नॉट, ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर x, तो ई की पावर के टू माइनस के वन इंटू टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर के टू माइनस के वन इंटू टी। ठीक है, अपॉन के टू माइनस के वन, वो तो भारी आ जाएगा, के टू माइनस के वन, लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से t। ई की पावर x का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर x, ई की पावर 4x का होगा ई की पावर 4x अपॉन 4, तो ई की पावर के टू माइनस के वन इंटू टी का क्या होगा, हाँ जी, क्या हो जाएगा, ई की पावर 4x अपॉन 4, तो ई की पावर के टू माइनस के वन इंटू टी का ई की पावर के टू माइनस के वन इंटू टी अपॉन के टू माइनस के वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट्स लगा देंगे, तो आ जाएगा यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ बी ई की पावर के टू टी इज इक्वल टू के वन इंटू ए नॉट अपॉन के टू माइनस के वन इंटू, लिमिट्स लगाओगे तो ई की पावर के टू माइनस के वन इंटू टी माइनस 0 करोगे तो 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या करना, इस ई की पावर के टू टी को एलएचएस में जो है उसे आरएचएस में भेज देना, तो यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या आ जाएगी, यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ बी आ जाएगी के वन इंटू ए नॉट अपॉन के टू माइनस के वन इंटू ई की पावर माइनस के वन इंटू टी माइनस ई की पावर माइनस के टू इंटू टी। ये अपना फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ बी का फॉर्मूला आ गया, ई की पावर के वन इंटू ए नॉट अपॉन के टू माइनस के वन इंटू ई की पावर माइनस के वन टी माइनस ई की पावर माइनस के टू टी। इसको मैंने यहाँ भेज दिया है, आरएचएस में भेज दिया ई की पावर के टू टी को। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो इसका मेन इंपॉर्टेंट है वो है, अब बेटा ये बी की कंसंट्रेशन निकल गई, सी की कैसे निकलेगी, सी की तो आई जाएगी कैसे, क्या बताया था मैंने, क्या बताया था कि ए की कंसंट्रेशन टी टाइम पर प्लस बी की कंसंट्रेशन टी टाइम पर प्लस सी की कंसंट्रेशन टी टाइम पर इज इक्वल टू क्या, ए नॉट। हम क्या निकाल चुके हैं, हम ए टी निकाल चुके हैं, हम बी टी निकाल चुके हैं, ए नॉट हमें पता होता है, तो क्या निकल जाएगा, सी टी निकल जाएगा। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है वो है हम बनाने वाले हैं इसके ग्राफ्स, इस पर बेस्ड हमें क्या बनाने को आएंगे, ग्राफ्स बनाने को आएंगे। मैं ग्राफ से क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूँ वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, ग्राफ क्या बनेंगे वो चेक कर लो। ठीक है, मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, हम लोग ग्राफ बना रहे हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, क्या ग्राफ बनेगा। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर ग्राफ बनाए तो कंसंट्रेशन वर्सेस अगर टाइम अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो कैसे ग्राफ बनेगा, थोड़ा बड़ा ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ मेरे को बनाना है, तो ए की कंसंट्रेशन टी के साथ कैसे चेंज होगी, बी की कंसंट्रेशन, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ फिर थोड़ा ध्यान से समझ में आएगा। तो मैं ए की कंसंट्रेशन, ए से बी बन रहा है और बी से सी बन रहा है। ठीक है, अब खुद सोचो,
ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रही है, ऑब्वियसली घट रही है, ए की जो कंसंट्रेशन होगी वो टाइम के साथ घटेगी और वो भी एक्सपोनेंशियली घटेगी। तो फिर तो ग्राफ कैसा आएगा, उसका तो ग्राफ डिक्रीज होता रहा होगा। ठीक है, ये तो ग्राफ हो गया किसके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ ए का, एक्सपोनेंशियली घट रहा है। कैसे घट रहा है, एक्सपोनेंशियली। बी पर आओ बेटा, चलो बी पे बाद में आएंगे, पहले सी पे आओ बेटा। सी की कंसंट्रेशन, ए से बी बन रहा है और बी से सी बन रहा है, मतलब सी तो बार बार क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। सी तो क्या हो रहा है, बार बार बढ़ता चला जा रहा है, सी घटेगा थोड़ी। तो सी का तो जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, सी का ग्राफ तो यही आएगा। ये ग्राफ हो गया अपना किसका, कंसंट्रेशन ऑफ सी का, बढ़ता चला जाएगा। कैसा, बढ़ता चला जाएगा। और मैंने बाद में इस तरीके से कांस्टेंट इसलिए बना दिया है क्योंकि एक समय पर सी की कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म तो होती नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट खत्म तो हो जाती है। मतलब ये थोड़ी कि सी हमेशा इन्फिनिटली बढ़ता ही रहेगा। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना अब सी की बनने की रेट बहुत ही कम हो जाएगी, मतलब सी अब बहुत ज्यादा बदलेगा ही नहीं, सी की कंसंट्रेशन लगभग क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये हो गया। और अब बात करते हैं सी की कंसंट्रेशन पे, सॉरी बी की कंसंट्रेशन पे। अब बताओ बी की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, बी की कंसंट्रेशन, बी बन भी रहा है और बी घट भी रहा है। बी जो है वो क्या हो रहा है, बी बन भी रहा है ए से और बी घट भी रहा है। अच्छा, बी जब ए से बन रहा है, बी जब ए से बन रहा है, बी जब ए से बन रहा है, तो बी के बनने का रेट किस पे डिपेंड करेगा, ए पे। और जो ए अभी बहुत सारा होगा, तो मतलब बी के बनने का रेट अभी बहुत ज्यादा रहा होगा क्योंकि ए बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बी बना, जैसे ही थोड़ा सा बी बना, वो किस में टूट गया, वो सी में टूट गया। जैसे ही थोड़ा सा बी बना, वो सी में टूट गया। और लेकिन बी से सी बनने का रेट किस पे डिपेंड करेगा, बी पे। लेकिन शुरुआत में बी तो बहुत ही थोड़ा सा बना है ना, और बहुत ही थोड़ा सा बी बना है, तो बी से सी के बनने का रेट बहुत ही क्या होगा, कम होगा। मतलब शुरुआत में ए से बी के बनने का रेट बहुत ज्यादा होगा, शुरुआत में ए से बी के बनने का रेट बहुत ज्यादा होगा, और बी से सी के बनने का रेट बहुत ही कम होगा। क्यों, क्योंकि शुरुआत में ए बहुत ज्यादा है इसलिए बी बहुत ज्यादा बनेगा, और शुरुआत में बी बहुत कम है तो बी से सी बहुत कम बनेगा। ठीक है, तो शुरुआत में मतलब बी बनता तो जा रहा है लेकिन घट कम रहा है। इसका मतलब बी की कंसंट्रेशन पहले तो क्या होती जाएगी बेटा, बी की जो कंसंट्रेशन है पहले तो बढ़ती चली जाएगी। बी की जो कंसंट्रेशन है वो पहले तो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, बढ़ती चली जाएगी, तो बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और एक टाइम ऐसा आएगा जब बी की कंसंट्रेशन फिर घटने लग जाएगी। ये ग्राफ हो गया अपना किसका बेटा, मैं वापस बना दे रहा हूं। बी की कंसंट्रेशन की बात अगर हम लोग करें तो पहले बने बढ़ता जाएगा और फिर घट घट जाएगा। बाद में घट क्यों जाएगा बेटा बी की कंसंट्रेशन, क्यों घटेगी, क्योंकि क्योंकि जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो ए कम होता चला जाएगा, ए कम होता चला जाएगा तो बी ज्यादा बनता चला जाएगा, बी ज्यादा बनता चला जाएगा, तो अब ए से बी बन तो कम रहा होगा लेकिन टूट ज्यादा रहा होगा। तो शुरुआत में ए तो बहुत ज्यादा था, तो ए से बी बहुत ज्यादा बनेगा और घटेगा कम। लेकिन टाइम जब आगे बढ़ेगा तो ए बहुत कम रहेगा, तब ए बहुत कम रहेगा, तो ए से बी कम बनेगा, तो बी बनेगा तो कम और टूटेगा ज्यादा, तो मतलब बी की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगी। तो एक बार पहले बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी फिर घटेगी, मतलब एक टाइम पर बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एक टाइम पर बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे बताओ, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, इसको क्या कर देंगे, बी की कंसंट्रेशन ये है टी टाइम पर, इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और किसके इक्वल पुट कर देंगे, जीरो के इक्वल। मतलब डीबी बाई डी टी निकालेंगे और इक्वल टू जीरो पुट कर दो, डीबी बाई डी टी निकालो और जीरो पुट कर दो। तो फिर मैं क्या करूंगा, फॉर कंसंट्रेशन ऑफ बी टू बी मैक्सिमम, डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, डी बाई डी टी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब मैं बेटा डिफरेंशिएशन करके दिखा नहीं रहा हूं, वहां अगर तुम जब डी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो करोगे तो बड़ी आसानी से टी निकल के आ जाएगा। तो वो टी निकल के जो आता है वो आता है, ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना, एल एन के टू माइनस एल एन के वन अपॉन के टू माइनस के वन। ये फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वो टाइम है, ये वो टाइम है जिस टाइम पर बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। बस करना क्या है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और जीरो के बराबर पुट कर देना है मैक्सिमाइज करने के लिए। तो ये वो टाइम है जिस टाइम पर बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। यही कौन सी इक्वेशन है बेटा,
अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं दो केसेस और बनाने वाला हूं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस सिक्वेंशियल इक्वेशन के रिएक्शन के दो केसेस बना रहा हूं। पहला है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है बेटा? केस फर्स्ट है अपना जब K1 K2 से बहुत 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 ज्यादा हो। रिएक्शन वही है, ए से क्या बन रहा है? बी बन रहा है, और बी से क्या बन रहा है? सी बन रहा है। ये K1 है और ये K2 है। लेकिन केस क्या है? जब एक ही कंसंट्रेट, जब K1 जो है, ये जो K1 दे रखा है वो K2 से बहुत कहीं ज्यादा है। अब K1 K2 से कहीं ज्यादा होने का मतलब क्या है? K1 K2 से कहीं ज्यादा, इसका मतलब क्या है कि A से B तो बहुत तेजी से बन जाएगा, लेकिन B से C बहुत धीरे बनेगा। मतलब ए से पूरा का पूरा लगभग क्या बनता चला जाएगा? बी बनता चला जाएगा, और बी से सी बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि के वन बहुत ज्यादा है। मतलब ये इस रिएक्शन का रेट बहुत ही ज्यादा है इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में। मतलब ए से लगभग बी बन जाएगा, लेकिन बी से सी नहीं बन पाएगा। इसका मतलब अगर मेरे को ए की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है टी टाइम पर, वो तो क्या होगी बेटा? ए नॉट ई के माइनस के वन इंटू टी, ये तो यही होगी। लेकिन ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कुछ देर के बाद ही ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कुछ देर के बाद ही ए की जो कंसंट्रेशन है वो लगभग किसके बराबर पहुंच जाएगी? जीरो के बराबर पहुंच जाएगी। कुछ देर के बाद ही ए की कंसंट्रेशन जीरो के बराबर पहुंच जाएगी, बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। क्यों पहुंच जाएगी? क्योंकि इस पहली रिएक्शन का रेट क्या है? बहुत ही, इस पहली रिएक्शन का रेट बहुत ही ज्यादा है, इसलिए। ठीक है, बी की कंसंट्रेशन टी टाइम पर, बी की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन हो जाएगी बेटा ए नॉट ई की पावर माइनस के टू इंटू टी। अगर समझो तो देख लेना, ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टू इंटू टी। ये क्यों लिखा है मैंने? अरे भैया, मैंने क्या बोला? ए जो है बहुत जल्दी से, ए जो है बहुत जल्दी से बी में बदल गया। मतलब जितना भी ए था वो बहुत जल्दी बी बन गया। मतलब ए था कितना पहले? ए नॉट। तो वो बहुत ही कम टाइम में वो पूरा का पूरा ए नॉट से क्या बन गया? ए नॉट खत्म हो गया और बी बन गया। पूरा तो खत्म होता नहीं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो वो पूरा का पूरा ए नॉट किस में चला गया? बी में। मतलब बी जो है वो कुछ देर के बाद ही किसके इक्वल बन गया? ए नॉट के इक्वल बन गया। अब जब बी ए नॉट बन गया, अब वो ए नॉट क्या होगा? वो घटेगा, सी में जाएगा। अब बी घटेगा और किस में जाएगा? सी में जाएगा। तो अब बी की जो कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पर वो क्या होगी? ए नॉट तो पहले था, अब कितना हो गया? ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टू इंटू टी। और ये टी टाइम, अगर टू बी मोर स्पेसिफिक, दिस टी टाइम इज will t time is calculated after a is almost reacted, a is almost reacted। मतलब ये टी टाइम कौन सा है? ये टी वो टाइम है जिस टाइम पर, वो उस टाइम के बाद है जिस टाइम पर ए कैप पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। तो ए जो है बहुत ज्यादा था, ए नॉट था, लेकिन बहुत जल्दी से वो बी बना दिया। मतलब ए नॉट पूरा ए नॉट बन गया, बी ए नॉट बन गया। अब टी टाइम पर ए की बी की कंसंट्रेशन हो गई ए नॉट ई की पावर माइनस के टू इंटू टी, के टू इंटू टी हो जाएगा। क्योंकि अब वो घटेगा, क्योंकि वो शुरुआत में तो बहुत तेजी से बन गया, अब वो बी से सी धीरे धीरे घटता चला जाएगा। ठीक है, सी की कंसंट्रेशन टी टाइम पर बेटा, सी टी, ध्यान से देखो, सी की कंसंट्रेशन में लिख रहा हूं ए नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस के टू टी। सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। बी की कंसंट्रेशन टी टाइम पर कितनी थी भैया? बहुत ही जल्दी से बी की कंसंट्रेशन, पहले शुरुआत में ए की कंसंट्रेशन थी ए नॉट, और बहुत ही जल्दी से बी की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? ए नॉट। और टी टाइम पर कितनी हो गई? इतनी। मतलब थी बी की कंसंट्रेशन कितनी? ए नॉट, और फिर हो गई इतनी। तो कितनी घटी? पहले थी बी की कंसंट्रेशन ए नॉट, और अब हो गई इतनी। तो कितनी घटी? ए नॉट में से इसको माइनस कर देंगे, और जितनी घटी उतनी सी बन गई। पहले थी ए नॉट और फिर बन गई ये, तो कितना घटा? ए नॉट में से इसको माइनस कर, तो ए नॉट में से माइनस करा तो यही आया, और जितना घटा उतना ही सी बना। ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा ग्राफ से और समझाऊंगा, थोड़ा देख लेना। अब हम इसे ग्राफ में बना लेते हैं। तो मैं ग्राफ बना लेता हूं। अब बनाऊंगा मैं ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। तो क्या ग्राफ होगा बेटा? हाँ जी, ए की कंसंट्रेशन बहुत तेजी से घटेगी। मतलब ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत तेजी से किसके बराबर पहुंच जाएगी? जीरो के बराबर। मैंने एकदम से घटा दी। समझ आ गया ना क्यों? क्योंकि ए से बी बनने का रेट बहुत ही ज्यादा है, तो एकदम से ए जो है वो एकदम तेजी से नीचे चला गया, ग्राफ एकदम से नीचे चला गया। ठीक है, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा, ये रहा, बहुत तेजी से नीचे चला गया। ठीक है, बी की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन पहले तो क्या होगी? एकदम से बढ़ेगी।
मतलब जितनी तेजी से घटी है उतनी तेजी से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और फिर क्या होती जाएगी, धीरे 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 घटती चली जाएगी। ठीक है, एकदम से बढ़ गई और फिर धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और सी की कंसेंट्रेशन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो बढ़ती चली जाएगी। ये सी की का ग्राफ हो गया। कोई डाउट किसी को? नहीं ना? ए की बहुत तेजी से घटी, बी की बहुत तेजी से बढ़ी, और सी की तो कॉन्स्टेंटली क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ये ग्राफ ये हो गया अपना केस 1। अब केस 2 क्या करेंगे, केस 2 में उल्टा कर देंगे हम लोग। अब केस 2 है अपना, हाँ जी, केस 2 है केस 2 जिसमें K2 बहुत ज्यादा है, K2 बहुत ज्यादा है K1 से। ठीक है, रिएक्शन वही है, A से B बन रहा है और B से C बन रहा है। ठीक है, K1 और K2, लेकिन K2 बहुत ज्यादा है। अब K2 बहुत अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे ही A से B बना, B से C बन गया। मतलब दूसरी रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा है। मतलब क्या, जैसे ही थोड़ा सा भी A से B बना, B खत्म हो गया, C में चला गया, और B बना, पूरा खत्म हो गया, C बन गया, और B बना, खत्म हो गया, C बन गया। इसका मतलब B की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो लगभग टी टाइम पर क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो ही होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही क्या बन रहा है, ए से बी बन रहा है, एकदम से सी बन जाता है। एकदम से सी क्यों बन जाता है? क्योंकि K2 बहुत ज्यादा है। तो बी की कंसंट्रेशन तो जैसे ही बी बना वैसे ही खत्म हो गया, तो बी की कंसंट्रेशन तो लगभग कितनी रहेगी, जीरो ही रहेगी। ठीक है, ए की कंसंट्रेशन, उस पर तो कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला, वो तो हो जाएगी ए नॉट ई की पावर माइनस के वन इंटू टी। ए नॉट ई के माइनस के वन इंटू टी, यही रहेगी। अब तुम और सी कितना बनेगा, सी की कंसंट्रेशन तुम बता ही सकते हो, सी की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, ए नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस के वन इंटू टी, के वन इंटू टी। क्यों? मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे को पता है ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी किसके इक्वल आएगा, ए नॉट के इक्वल आएगा, तो वो तो करना ही पड़ेगा मेरे को। ठीक है, मैं क्या सोच सकता हूँ इसमें कि डायरेक्टली क्या हुआ, ए से बी बना, जैसी बना खत्म हो गया, जैसी बना खत्म हो गया। तो मतलब मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ कि डायरेक्टली ए से क्या बन रहा है, सी बन रहा है, क्योंकि जैसे ही बना खत्म हो गया, जैसे ही बना खत्म हो गया। तो मतलब मैं क्या सोच सकता हूँ कि डायरेक्टली ए से क्या बनता जा रहा है, सी बनता जा रहा है। तो ए पहले कितना था, ए नॉट, ए पहले कितना था, ए नॉट, टी टाइम पर कितना हो गया, इतना पहले था ए नॉट, टी टाइम पर हो गया ए नॉट ई माइनस के वन टी। तो कितना घट गया, ए नॉट में से इसको माइनस कर दो, जितना घट गया उतना सी बन गया, तो उतना ही बन गया। ठीक है, उतना ही क्या बन गया, सी बन गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको एक ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं बेटा। आज का लेक्चर फिर यहीं खत्म हो जाएगा, इसे ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो हम ग्राफ बनाने वाले हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो आप बताओ मेरे को, बी की कंसेंट्रेशन तो लगभग क्या रहेगी, एकदम से बढ़ेगी और वो कांस्टेंट ही हो जाएगी। वापस बनाता हूं मैं इसको। हाँ जी, बी की कंसेंट्रेशन जो होगी वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, एक बार वापस बना लेते हैं, जीरो, मेरे को और जीरो करनी है, तो एकदम यहां से घटाई और फिर यूं चली जाएगी। ये किसका ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ है अपना कंसेंट्रेशन ऑफ बी का, ऑलमोस्ट क्या, जीरो। और ए की कंसेंट्रेशन, वो तो टाइम के साथ घटती चली जाएगी, एक्सपोनेंशियली घटेगी। ये हो गया ए की कंसेंट्रेशन का ग्राफ। और सी की कंसेंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ बढ़ती चली जाएगी, बढ़ा दी हमने। ध्यान रखना, मैंने सी का जो ग्राफ बनाया बी से नीचे बनाया है, क्योंकि शुरुआत में तो सी बी से कम ही होगा ना, शुरुआत में तो सी बी से कम ही होगा, इसलिए बी से नीचे बनाया है। ठीक है, लेकिन एकदम से वो ऊपर क्यों चला गया, क्यों चला गया बेटा ऊपर, क्योंकि एकदम वो तो कंसंट्रेशन सी की तो ऑलमोस्ट क्या रहती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यही बेटा अपनी कौन सी रिएक्शंस हो गई, सिक्वेंशियल रिएक्शंस हो गई। आगे हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। थैंक यू।